डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास फिजिक्स का टॉपिक्स बर्नौली क्वेश्चंस, बर्नौली की प्रमेय। तो ये आपको एज इट इज़ लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जो बीएससी में भी पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो देखिए, इस प्रमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य तथा अशांत तरल जैसे आदर्श तरल जैसे घर्षण रहित धारा रेखीय प्रवाह करता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की टोटल एनर्जी होती है ना, वो उसकी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है ना। तो उसकी प्रेशर एनर्जी एंड स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ये नियत रहता है। तो देखिए, दाब ऊर्जा क्या होगी? P प्लस स्थितिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? रो जी एस। तो ये आपको बर्नौली की प्रमेय की थ्योरी आपको ये लिखनी है, और ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, नियतांक रहेगी। ये आपको चित्र बनाना है ऐसा। यहाँ पर देखिए V1 ये A1 है, यहाँ से H1 ये ऊंचाई है, और इसी प्रकार A2 ये V2 और ये P2 दाब है, और ये H2 ऊंचाई है। ठीक है, ये जैसे तरल यहाँ से यहाँ पर बह रहा है ना, यहाँ से अगर हम पिस्टन को दबाएंगे तो ये तरल ऊपर की तरफ बैठेगा, जिसमें ये उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये धारा रेखीय प्रवाह, ये आपको ऐसा का चित्र बनाना है। ठीक है, डायग्राम चित्रानुसार एक सिरे पर तरल का दाब, देखिए एक सिरे पर तरल का दाब क्या है? P1 है ना, P1। वेग V1 है, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1, तथा y सिरे पर दाब क्या है? तरल दाब का P2, वेग V2 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 है। ठीक है, तो सिरे x और सिरे y के भाग डेल x1 और डेल x2 को पार करने में डेल t समय लगता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो सिरा x है और सिरा y है, उसके डेल x1 और डेल x2 को अगर हम पार करेंगे तो उसमें कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ तक पार करने में डेल टी समय लगेगा। तो एक सिरे की तरफ बाह्य बल द्वारा कार्य किया गया। तो देखिए, बाह्य बल यानी जो बाह्य बल होता है उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, उसको हम मानते हैं W1। ठीक है, तो W1 इज इक्वल टू, हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? Fx होता है। तो W1 माना तो F1 मानना पड़ेगा, अगर W2 मानते तो F2 मानते। तो W1 इज इक्वल टू F1 इंटू डेल x1, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है F/A होता है। तो P1 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो क्या लेंगे? F1/A1 लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए F1 की वैल्यूज ये क्या हो जाएगी? P1A1, ये इसमें पुट कर देंगे। तो आगे देखिए आप, F1 इज इक्वल टू P1A1 हो जाएगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दी। अब समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे, तो W1 या इक्वल टू F1 की जगह हम ये लिख सकते हैं P1A1 इंटू डेल x1, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। एक्स सीरीज के भाग डेल x1 को पार करने में द्रव को यदि डेल टी समय लगता है और इसकी साल है ना वो V1 है, तो हमें पता है कि जो दूरी है वो डेल x1 है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस डेल x1 है, और उसका वेग क्या है? चाल क्या है? V1 है। ठीक है, समय कितना लगता है? टाइम डेल टी लगता है। तो क्या हो जाएगी? दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय हो जाएगा। तो डेल x इंटू 1 इंटू V1 इंटू डेल टी हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दी। और ये डेल x1 की जो ये वैल्यूज आई है, ये हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर डेल x1 की जगह। ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण 4 का मान 3 में रख देंगे, तो W1 हो जाएगा P1A1, यहाँ पर हो जाएगा V1 डेल टी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया। सिरे y की तरफ द्रव द्वारा किया गया कार्य, अब सिरे y की तरफ क्या हो जाएगा? कार्य नेगेटिव हो जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 की जगह देखिए W2 ले रहे हैं तो माइनस, अब नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, माइनस F2 डेल x2 हो जाएगा। देखिए W1 इज इक्वल टू क्या लिया था? F1 इंटू डेल x1। तो यहाँ पर क्या लेना है? W1 इंटू डेल x2 लेना और माइनस आगे। ठीक है, तो F2 की वैल्यूज क्या आ जाएगी? देखिए F1 की वैल्यूज P1A1, तो F2 की वैल्यूज माइनस P2A2, ये ध्यान रखना आपको। तो F2 की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हम पुट करनी है। तो देखिए, और डेल x2 की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? डेल x2 की देखिए यहाँ पर डेल x1 की V1 डेल टी, डेल x2 की V2 डेल टी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ है ना, F2 और डेल x2 यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यूज़ क्या मिलेंगी? आपको वैल्यूज मिलेगी W2 इज इक्वल टू, ये माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए P2A2 आ जाएगा F2 की जगह, और ये हो जाएगा X2 की जगह हो जाएगा W2 डेल VT। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। अब टोटल वर्क होगा, कुल कार्य क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू, देखिए W1 क्या आया था हमारे पास?
P1 A1 V1 डेल टी, P1 A1 V1 डेल टी और माइनस W2 आया P2 A2 V2 डेल टी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया। यदि द्रव अक्षायन और असंपीडीय हो तो अक्षायन और असंपीडीय हो तो सांतत्य समीकरण से हम क्या ले लेंगे, A1 यहाँ से देखिए A1 यानी कि A1 V1 डेल टी और इसी प्रकार यहाँ से इसको भी यहाँ ये अगर जीरो कर दे तो ये इधर जाएगा तो A2 V2 डेल टी। ठीक है, इसको हमने क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 5। और द्रव अक्षायन और असंपीडीय यानी कि ये दाब है ना वो समान रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है W इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, अब ये V है, अब इसकी जगह हम V लिख सकते हैं, इतने की जगह यहाँ V लिख सकते हैं और इतने की भी जगह V लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैं P1 का P1 लिखा, इसकी जगह मैं इन दोनों की जगह V लिख सकता हूँ। तो इतने की जगह V लिखा और इसकी जगह V लिखा, तो W इज इक्वल टू V P1 माइनस P2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल के जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी इसका परिवर्तन यानी कि अंतर निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। तो डेल के इज इक्वल टू हाफ एम कॉमन ले लेंगे यहाँ से दोनों में m और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1, mg कॉमन ले लेंगे h2 माइनस h1। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को काइनेटिक यानी स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से हम टोटल एनर्जी यानी टोटल वर्क वो क्या है आपको ध्यान देना है। यहाँ से देखिए ये आपको लेनी है वैल्यूज़, काइनेटिक की जगह काइनेटिक की और ये डेली यानी स्थितिज ऊर्जा की जगह स्थितिज ऊर्जा की वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो देखिए W इज इक्वल टू डेल की W की वैल्यू जो हमें आई है P1 माइनस P2 V, डेल की वैल्यू हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल U की वैल्यू mg h2 माइनस h1। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 यानी समीकरण नंबर 12 के दोनों पक्षों में V का डिवाइड कर देते, भाग दे देते हैं। यहाँ पर भी V का भाग देंगे, इधर भी देंगे, इधर भी देंगे। तो यहाँ पर V का भाग देंगे, केवल P1 माइनस P2 बचेगा। यहाँ पर देखिए हाफ, नीचे V का भाग जाएगा हाफ एम V और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, अलग अलग स्कोर है, प्लस इधर भी V का भाग देंगे तो m अपॉन V और G h2 माइनस h1 है ना। तो हमें पता है m अपॉन V की वैल्यूज़ क्या होती है, हमें पता है कि द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है, ये घनत्व होता है, यानी इसको रो लिख देंगे। तो देखिए P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, इसको मैंने रो लिखा V2 माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G h2 माइनस h1। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2, देखिए कोष्टक खोल देंगे, हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G h2 माइनस रो G h1। तो इसकी P1 माइनस P2 देखिए P1 इधर मैं लिखूंगा P1 प्लस जो P11 वाली वैल्यू जो वो इधर ला लीजिए, तो 1 वाली देखिए हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये रो G h2 और V2 वाली वैल्यू इधर लाजिए 2 वाली है ना। तो ये P2 माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये इधर है ही और ये इधर है ही। ठीक है, तो ये P1 P2 यानी कि हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एस, यानी कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सांतत्य समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए वी इज इक्वल टू नियतांक होता है ना, तो ए व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये इधर यहाँ भेजेंगे तो वी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चाल या वेग घटेगा, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल घटेगा तो चाल या वेग बढ़ेगा। तो बर्नौली की इक्वेशन क्या होती है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एस नियतांक। यदि द्रव गतिशील है यानी गति कर रहा है तब क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर नियतांक। यदि द्रव तरल का वेग अधिक होगा तो उस भाग में लगने वाला दाब का मान कम होगा, द्रव का वेग कम होगा तो दाब का मान अधिक होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।